कि हम लोग का जो कास्ट लोग है, जनजाति, उसको हम बचाने के लिए जो इधर उधर हो जा रहा है उन सब के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इसमें लगभग 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार ट्रेन की यात्रा की है। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर इतना भव्य कार्यक्रम दिल्ली में होना और पूरे भारत से जनजाति वर्ग के हमारे सभी परिवार के सदस्य दिल्ली आए हैं, मुझे लगता है कि इससे भव्य कार्यक्रम हो नहीं सकता। तो आज यह जो समागम हो रहा है, यह दुनिया को, देश को और जनजाति समाज को बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। हम लोग 2 दिन से पूरे जनजातीय समाज को दिल्ली में स्वागत कर रहे हैं। वो ट्रेन से जहां आए वहां भी स्वागत किए हम लोग, जहां वो ठहरे हैं वहां भी हम लोग गए देखने। वो नारा लगा रहे हैं क्या, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, जबकि वो तेलुगु बोलते हैं। कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से विधर्मी लोग तोड़ना चाहते हैं, हमारे रीति रिवाज को कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। तो आज पूरे देश की जनजाति समाज एकजुट यहाँ पर हुआ है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और आगे सब सहा नहीं जाएगा, इसलिए सब बंद होना चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय श्री अमित शाह जी का। दिल्ली के लाल किला से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के नाम पर आदिवासी संस्कृति और अधिकारों की बड़ी बातें हुई। मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि यूसीसी आदिवासियों की परंपराओं और अधिकारों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इसी आयोजन के बीच डीलिस्टिंग यानी ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों से एसटी दर्जा छीनने की मांग ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिरसा मुंडा के जल, जंगल, जमीन के संघर्ष को अब पहचान और धर्म की राजनीति में बदल दिया गया है? क्या आदिवासियों को संविधान के अनुच्छेद 342 और 5वीं अनुसूची से मिलने वाली सुरक्षा कमजोर करने की तैयारी चल रही है? और आखिर क्यों आदिवासी समाज का एक बड़ा वर्ग अमित शाह के आश्वासन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है? आइए संविधान, कानून और ज़मीन की लड़ाई के नज़रिए से इस पूरे विवाद को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। क्या बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का इस्तेमाल डीलिस्टिंग की राजनीति के लिए हो रहा है? संविधान, आदिवासी अधिकार और दिल्ली की जनजाति संस्कृति समागम पर बड़ा सवाल। इस आदिवासी जनजाति संगम के और हमारा बिरसा मुंडा का जयंती की 150वीं जयंती साजरा करने के लिए हम ये लाल किला के तरफ यहाँ से दर्शन करके जा रहा है। अगले प्रोसेस लाल किला जा रहा है। ये कार्यक्रम का एक उद्देश्य निमित्त के हमको बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज से मिली जुली बात करने के लिए और अलग अलग भाषाओं से मुलाकात करने के लिए हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ व्यवस्था भी हमारी बहुत अच्छी किए गई है। दिल्ली के लाल किला मैदान में 24 मई 2026 को आयोजित जनजाति संस्कृत समागम को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। कार्यक्रम को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से जोड़ा गया है, लेकिन इसके साथ डीलिस्टिंग यानी ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची से बाहर करने की मांग ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कई आदिवासी संगठनों, संविधान एक्सपर्ट्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये सिर्फ सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि आदिवासी पहचान, भूमि अधिकार और आरक्षण व्यवस्था से जुड़ी बड़ी राजनीतिक तैयारी है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आके, बहुत खुशी लगा। हाँ, लाल किला के तरफ तो हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग का जो एक उद्देश्य है वो हम लोग उसके कारण आए हैं हम लोग यहाँ पर नई दिल्ली में, कि हम लोग का जो कास्ट लोग है, जनजाति, उसको हम बचाने के लिए जो इधर उधर हो जा रहा है उन सब के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। एकता का प्रतीक तो हुआ है। हम लोग का जो अभी जो इलेक्शन हुआ जहाँ पर हम लोग का मोदी जी का हुआ उसी कारण से हम लोग सब जो हिंदू है सब अलग अलग कास्ट से भी एक साथ हम लोग मिले, इसीलिए बहुत खुशी लगा। वहीं सरकार और भाजपा नेता का कहना है कि ये आयोजन आदिवासी संस्कृति, परंपरा
और भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष को सम्मान देने के लिए है। आखिर डीलिस्टिंग क्या है, इसको समझिए। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की पहचान का आधार मुख्य रूप से सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक पिछड़ापन माना गया है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करते हैं। संसद कानून बनाकर इसमें बदलाव कर सकती है। यहीं से विवाद शुरू हुआ। कुछ संगठन मांग कर रहे हैं कि जो आदिवासी ईसाई धर्म अपना चुके हैं उन्हें एसटी सूची से बाहर किया जाए। उनका तर्क है कि धर्म परिवर्तन के बाद वो मूल आदिवासी संस्कृति से अलग हो जाते हैं, लेकिन कई संवैधानिक एक्सपर्ट इस तर्क को खतरनाक बताते हैं। क्या धर्म बदलने से एसटी दर्जा खत्म हो जाता है? यही सबसे बड़ा तथ्य है। भारत में एससी और एसटी की संवैधानिक स्थिति अलग है। अनुसूचित जाति यानी एससी अनुच्छेद 341 और 1950 के राष्ट्रपति आदेश के अनुसार एससी दर्जा मूल रूप से हिंदू समुदाय के लिए था। बाद में सिख और बौद्ध धर्म को शामिल किया गया, इसलिए धर्म परिवर्तन का प्रभाव एससी दर्जे पर पड़ता है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, लेकिन एसटी के मामले में ऐसा कोई धार्मिक प्रतिबंध संविधान में नहीं है। यानी कोई आदिवासी हिंदू, ईसाई, सरना, बौद्ध या किसी भी आस्था का उसका एसटी दर्जा केवल धर्म बदलने से स्वतः खत्म नहीं होता। इसी वजह से कई कानूनी एक्सपर्ट कह रहे हैं डीलिस्टिंग के लिए बड़ा संवैधानिक संशोधन या नया कानून लाना पड़ेगा। आज पूरे देश भर के जनजातीय समाज का यह वैभवशाली समागम वास्तव में पूरे देश के जनजातीय समाज को संदेश भी देता है, देश को भी संदेश देता है, क्योंकि जनजाति अपने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और आदि परंपराओं के कारण वो अपने अभूतपूर्व पहचान रखने वाले राष्ट्र के ऐसे सपूत हैं जिन लोगों ने हमेशा देश के लिए, अपने माटी के लिए, जल जंगल जमीन के लिए लड़ा है। अपनी संस्कृति को हमेशा अक्षुण्ण रखने का जो एक परंपरा रही है, वो परंपरा आज भी जनजाति समाज उस पर गर्व करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं मंत्रालय में था तो उन दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 150वां बिरसा मुंडा जयंती, भगवान बिरसा मुंडा जयंती देश भर में ही नहीं दुनिया भर में लोग मनाएं। एक जनजाति समाज का तरुणाई को कैसे अपने संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए, माटी के लिए न्यौछावर करता है, एक उदाहरण है। तो वैसे 150वां जन्म जयंती मनाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में साल भर देश ही नहीं दुनिया भर के अन्य विभिन्न कोने में मनाया गया। क्या सचमुच लाखों आदिवासी अपने अधिकार खो सकते हैं? अगर भविष्य में कोई डीलिस्टिंग कानून आता है तो उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। जी हाँ, संभावित प्रभाव क्या होगा समझिए। एसटी आरक्षण खत्म हो सकता है, आदिवासी छात्रवृत्तियां प्रभावित हो सकती हैं, 5वीं अनुसूची के तहत मिलने वाली सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है, जमीन अधिग्रहण के मामलों में कानूनी सुरक्षा घट सकती है, वन अधिकार कानून के लाभ सीमित हो सकते हैं। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने कोई आधिकारिक डीलिस्टिंग बिल संसद में पेश नहीं किया है। आज जनजाति सांस्कृतिक समागम के इस भव्य कार्यक्रम में जो भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के 150वें जयंती के पावन अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, इसमें सुदूर वनांचल क्षेत्र से देश के कोने कोने से आए हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, यह इतिहास में पहली बार है कि जनजाति समाज इस प्रकार से लाखों की संख्या में एक जगह में एकत्रित हो रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में पूरे देश के 705 जनजातियों में से 550 से ज्यादा जनजातियां के लगभग हजारों लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी की जा रही है। यह अपने आप में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इसमें लगभग 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार ट्रेन की यात्रा की है।
भारत देश में जहां पर पहला सूर्य का किरण पड़ता है, ऐसे अरुणाचल प्रदेश के आदि आपाताबी निशी जनजाति समाज के भी प्रतिनिधि यहां पर आए हुए हैं। और जहां पर सूर्य की अंतिम किरण पड़ती है, ऐसे जैसलमेर राजस्थान के भील समाज के लोग भी यहां पर पधारे हुए हैं। सुदूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी हम लोगों ने देखा है कि 16 मई से अंडमान निकोबार के सैकड़ों हमारे जनजातीय भाई बंधु एक सप्ताह की यात्रा करके पहले पानी जहाज में, बाद में ट्रेन की यात्रा करते हुए 7 दिनों की एक लंबी यात्रा को पूरा करते हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सेदारी किया है। ऐसे ही हम जिन महापुरुषों को मानते हैं जिन्होंने इस देश की गुलामी की बोरियों को तोड़ने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, ऐसे जनजातीय महापुरुषों के भी वंशज आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथियों, यह कार्यक्रम अपने आप में एक महान कार्यक्रम है, एक श्रेष्ठ कार्यक्रम है, एक नया अध्याय लिखने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में देश का जो पहला गांव, चाहे वह तिब्बत की सीमा हो, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, ऐसे सीमावर्ती गांव से भी लोग यहां पधारे हुए हैं। आप सभी का जनजाति सुरक्षा मंच और जनजाति जागृति समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक और वैचारिक अभियान जरूर तेज हुआ है। 5वीं अनुसूची और आदिवासी जमीन का सवाल। जी हां, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासी बहुल क्षेत्र को विशेष सुरक्षा देती है। इसका मकसद आदिवासी समुदाय की जमीन, संस्कृति और प्रशासनिक अधिकारों की रक्षा करना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में खनन और औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर लंबे समय से विवाद रहे हैं। कई जगहों पर आदिवासी समुदायों ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीनें कॉरपोरेट परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही हैं। इसी संदर्भ में आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर बड़ी संख्या में आदिवासियों का एसटी दर्जा कमजोर होता है तो क्या उनकी जमीनों पर कब्जा आसान हो जाएगा? भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर इतना भव्य कार्यक्रम दिल्ली में होना और पूरे भारत से जनजाति वर्ग के हमारे सभी परिवार के सदस्य दिल्ली आए हैं, मुझे लगता है कि इससे भव्य कार्यक्रम हो नहीं सकता। और उनके हाथों में जो स्लोगन थे कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, विरासत को संभालें, तो ऐसे लग रहा था कि भारत की आत्मा वास्तव में यहीं पर बसती है। और जब वो दिल्ली राजधानी आए हैं तो पूरा भारत आज एक नजर आ रहा है। तो मैं इस कार्यक्रम की बहुत साधुवाद देती हूँ और इन सब अपने भाई बहनों का बहुत स्वागत करती हूँ दिल्ली में सांसद होने के नाते। हालांकि सरकार का पक्ष है कि विकास परियोजनाएं कानून के दायरे में हो रही हैं और कोई आदिवासी कल्याण उनकी प्राथमिकता है। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, और आदिवासी कल्याण उनकी यानी कि सरकार की प्राथमिकता है। आदिवासी बनाम वनवासी भी एक बहस छिड़ी हुई है। इस आयोजन के बीच एक और बहस सामने आई, आदिवासी और वनवासी शब्द। कई आदिवासी बुद्धिजीवियों का कहना है कि आदिवासी शब्द मूल निवासी और ऐतिहासिक अधिकारों की पहचान देता है, जबकि वनवासी शब्द आदिवासियों को सिर्फ जंगलों तक सीमित कर देता है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय श्री अमित शाह जी का। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि बिरसा मुंडा का संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासी स्वाभिमान की लड़ाई थी। भाजपा और सरकार क्या कह रही है, समझिए। कार्यक्रम में शामिल भाजपा नेताओं ने इसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक एकता का आयोजन बताया। अमित शाह को मुख्य अतिथि बताया गया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी परंपराओं और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट हुआ है। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती लगातार 1 वर्ष तक सरकार अपने स्तर पर भारत सरकार के माध्यम से, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी बहुत होती है कि उस समय मैं जनजाति मंत्रालय देखता भी था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब देशवासी
150वीं जयंती को साल भर वर्ष घोषित करते हुए न केवल देश में बल्कि दुनिया में भगवान बिरसा मुंडा की जो ऐतिहासिक यात्रा है, संघर्ष है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह है, अपने माटी के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए उन्होंने अपनी आहुति दी। इस बात को दुनिया में पहुंचाने का काम किया। आज उनके 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में ही इतना बड़ा सांस्कृतिक जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन हुआ है। देश भर के जनजाति समाज यहाँ पर उपस्थित है और मैं मानता हूँ कि पूरे देश के जनजाति समाज ही नहीं, पूरे देशवासियों को भी और दुनिया में भी कि हमारी संस्कृति कितनी अभूतपूर्व है, कितना मतलब जिसको कहा जाए एक नैसर्गिक जीवन पद्धति, हमारी कस्टमरी, हमारे परंपराएं, हमारे जीवन पद्धति के हम हमेशा आदिकाल से उसको लेते हुए साथ में उसको बगैर छोड़े उसके साथ जीते हुए आगे हम अपने राष्ट्र का जहाँ रहते हैं वहाँ का हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि वो सुरक्षित रहे, वो आदर्श बना रहे, वो संस्कृति बना रहे, वो परंपरा बनी रहे और हमारी जो पहचान है वो हमेशा दुनिया के सामने दिखे। तो आज यह जो समागम हो रहा है यह दुनिया को, देश को और जनजाति समाज को बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। मनोज तिवारी ने इसे राष्ट्रीय भावना बताया है। हम लोग 2 दिन से पूरे जनजातीय समाज को दिल्ली में स्वागत कर रहे हैं। वो ट्रेन से जहां आए वहां भी स्वागत किए हम लोग, जहां वो ठहरे हैं वहां भी हम लोग गए देखने। और ये जनजातीय सम्मेलन ये बहुत विशेष है। पिछले 2 दिन से जो लोग जनजातीय समाज के भाई बहन दिल्ली आए हैं, ये सम्मेलन में आने से पहले जिस तरह से वो दिल्ली घूमे हैं, जैसा उनको स्वागत मिला है, उनका मनोबल और देश को लेकर के उनका भाव, भारत माता की जय कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना के ट्राइबल्स वो नारा लगा रहे हैं, क्या राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, जबकि वो तेलुगु बोलते हैं। तो ये एक राष्ट्र भाव है कि, और उसका मूल भाव है तू मैं एक रक्त, तू मैं एक रक्त। हमारे नसों में बहने वाला खून बिल्कुल एक है और उस भावना को ये कार्यक्रम जागृत कर रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और उस अवसर पे जितने बड़े बड़े वीर और समाज सेवी शहीद देश के लिए सबको याद किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं विचार परिवार को और बनवासी कल्याण आश्रम को, जिन्होंने यह ऐतिहासिक कार्यक्रम रचा। विष्णु दियोसाई ने कहा है कि कुछ धर्मांतरकारी ताकतें आदिवासी संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जनजातीय समाज के द्वारा जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन हुआ है। पूरे देश में जनजातीय समाज की आबादी 12 करोड़ से ज्यादा है और हम सब लोग प्रकृति के पूजक हैं। हम लोगों की विशिष्ट रीति रिवाज है, संस्कृति है, जिसको पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से विधर्मी लोग तोड़ना चाहते हैं। हमारे रीति रिवाज को कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। तो आज पूरे देश की जनजाति समाज एकजुट यहाँ पर हुआ है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और आगे ये सब सहा नहीं जाएगा, इसलिए सब बंद होना चाहिए। सरकार लगातार ये भी कह रही है कि उसने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में राष्ट्रीय पहचान दी है। भगवान बिरसा मुंडा कौन थे, इसको ज़रूर समझना ज़रूरी है। बिरसा मुंडा 19वीं सदी के महान आदिवासी क्रांतिकारी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन, जमींदारी शोषण और मिशनरी सामंती गठजोड़ के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनका प्रसिद्ध नारा था,
अबूजा दिशुम अबूजा राज यानी अपनी धरती अपना राज आज भी झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा प्रतिरोध और स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या बिरसा मुंडा की विरासत को आदिवासी अधिकार मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर उनकी 150वीं जयंती के नाम पर डी लिस्टिंग जैसी राजनीति की जमीन तैयार हो रही है? सवाल सिर्फ धर्म का नहीं है, सवाल संविधान, पहचान, जमीन और आदिवासी भविष्य का है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं आने वाले समय में डी लिस्टिंग भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक और सामाजिक बहस बन सकती है। जो भी होगा, द स्वतंत्र आपको गहराई से सारी रिपोर्ट समझाएगा। नमस्कार।